हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में। तो उसमें आज अधिगम अक्षमता वाले बालकों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो बाकी का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केवीएस और सुपर टेट के लिए, उसको स्टार्ट करेंगे। ये सारे कंप्लीट हो गए और इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन से होते हैं, लर्निंग डिसेबल कौन होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अधिगम अक्षमता का जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1963 में किया गया था सैमुअल किर्क के द्वारा। ये एक वन लाइनर इम्पॉर्टेंट, तो इस तरह से पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है। अधिगम अक्षमता यानी अधिगम करने में अक्षम, यानी सीखने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति, ये क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो कि सैमुअल किर्क ने दी है। अधिगम अक्षमता को भाषा, पठन, लेखन या गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो भाषा में जैसे कि दोष होना, पढ़ने में, लिखने में, या कुछ मैथ की जो प्रोसेस होती हैं, गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें कोई मंदता है, उनमें कोई डिसऑर्डर या अवरुद्धपन, ठीक है, उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि किसी मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक या फिर व्यवहारिक विक्षोभ यानी कि डिसऑर्डर का परिणाम होता है, ठीक है। कोई व्यवहारिक डिसऑर्डर, कोई बिहेवियर जो है डिसऑर्डर हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, मस्तिष्क कार्य से संबंधित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति अधिगम अक्षम है, अधिगम करने में उसके थोड़ी सी कमी है, सीखने की क्षमता में कमी है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि वो मस्तिष्क की मंदता हो, ठीक है। इसको मस्तिष्क की मंदता या फिर संवेदी अक्षमता या सांस्कृतिक अनुदेशन कारक नहीं कहेंगे, ठीक। तो अधिगम अक्षमता का मतलब क्या हो गया, भाषा यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, पढ़ने का डिसऑर्डर, लिखने का, जैसे आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी मैं एक लाइन से एक एक चीज़ें बताऊँगी, डिसग्राफिया क्या होता है, कैलकुलिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, इनमें जो भी डिसऑर्डर होता है या जो भी अवरुद्ध होता है, विकृति, विकार जो भी होता है, उसे क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता कहते हैं, ठीक है। और ये किसी मानसिक मंदता का परिणाम नहीं होता कि मानसिक रूप से मंद है व्यक्ति तभी अधिगम अक्षम होगा, ठीक है। ये कोई मानसिक मंदता नहीं होती है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमताएं की विशेषताएं क्या क्या होती, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये परिवर्तनशील जड़ होती, यानी कि समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ज़रूरी नहीं, जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो पहले किसी भी एक शब्द को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, मतलब सही से पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, बुद्धि बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्लासेस बढ़ने के साथ साथ वो शब्द को या उस लाइन को या उस चैप्टर को अच्छे से प्रोनाउंस करने लग जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ने लग जाता है वो। तो जो उसकी पठन संबंधी जो समस्या पहले थी वो क्या होगी, फिर वो बाद में नहीं रही, ठीक। तो यानी कि परिवर्तनशील होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कोई इंसान जो बचपन में कोई वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है तो वो लाइफ में कभी ना पढ़ पाए, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील होता है कि पहले नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन बाद में पढ़ने लग जाते। उचित अभ्यास द्वारा दूर किया जाता है, जैसे कि हकलाना तुतलाना भी हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर उनका कोई एक वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है तो उसका अगर अभ्यास कराते, जैसे टीचर आपको याद होगा बचपन में देते थे कि ये वर्ड है, इसको 10 बार लिख करके लाना है, 20 बार लिख करके लाना है। तो वो इसीलिए क्योंकि जब उसका अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होता है, उसको सही से प्रोनाउंस करना या लिखना सीख जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अधिगम में परिपक्वता आने पर अक्षमता स्वतः ही दूर हो जाती है। जैसे जैसे सीखते जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे जो वो कमी होती है वो अपने आप दूर होने लग जाती है। ज़्यादातर ये क्षमताएं मनोवैज्ञानिक होती हैं, जाहिर सी बात है। यह एक विकृति यानी कि सिर्फ एक डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो मतलब वो उसकी कोई एक बहुत बड़ी समस्या या कुछ है। आज डिसऑर्डर है, आज नहीं पढ़ पा रहा है, प्रैक्टिस करेगा तो पढ़ना सीख जाएगा या लिखना सीख जाएगा। कोई एक वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो आगे चल के सीख जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ एक डिसऑर्डर है जिसको अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है।
फिर अधिगम अक्षमता के प्रमुख लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं अधिगम अक्षमता के, मतलब जो ऐसे बालक होते हैं या जिनके अंदर अधिगम अक्षमता होती है उनमें कौन कौन से लक्षण शो होते हैं। एक तो आसानी से ध्यान भटक जाना, उनका ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। अनुपयुक्त आचरण, उनका जो व्यवहार होता है उससे समझ में आ जाता है, उनका व्यवहार अनुपयुक्त होता है। स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता होती है, यानी कि संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षम जो बालक होते हैं अति सक्रिय होते हैं, यानी सामान्य बच्चों से ज़्यादा ये इनके अंदर सक्रियता होती है, सक्रियशील होते हैं। मंद गति से कार्य करना, बहुत धीमे धीमे कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब पढ़ने संबंधी अक्षमता है तो कोई चैप्टर उन्हें पढ़ने को दो, कोई पैराग्राफ पढ़ने को दो तो धीरे धीरे एक एक अक्षर मिला मिला के पढ़ रहे हैं। या कुछ लेखन संबंधी अक्षमता है तो लिखने के लिए अगर कोई चीज़ दी गई है, कोई निबंध दिया गया कुछ, तो बहुत धीमे धीमे लिख रहे हैं या एक एक अक्षर लिख रहे हैं। इस तरीके से बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो कहने का मतलब बहुत मंद गति से कार्य करते हैं। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष का मतलब होता है किसी टॉपिक को बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये अधिगम अक्षमता के कुछ प्रमुख लक्षण हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इनमें से ही अभी तक एग्ज़ाम में आया है, तो वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप अलग से पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन जितनी भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ कवर करा दी है। तो सबसे पहले डिसएलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, डिसएलेक्सिया होता है पठन संबंधी यानी पढ़ने संबंधी जो विकार, जो डिसऑर्डर होता है उसे डिसएलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया होता है लेखन संबंधी यानी लिखने संबंधी जो भी विकृति या विकार होती है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, मैथ में करते हैं। तो डिसकैल्कुलिया यानी गणना संबंधी जो दोष होता है, विकार होता है, विकृति होती है, उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन या लैंग्वेज, भाषा संबंधी विकार, वो डिस्फेजिया कहलाती है। फिर है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया होता है तनाव विकार। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमताएं जो होती है समय के साथ अपनी स्वतः ही दूर हो जाती हैं या फिर इनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देके, ट्रीटमेंट कहने का मतलब थोड़ा सा सिखा करके इन्हें दूर किया जा सकता है। तो जैसे तनाव विकार होता है तो ये कोई एक बीमारी या कुछ नहीं है। डिस्थीमिया का मतलब तनाव विकार, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, क्या जाएगा, या डर लगने लगता है, पता नहीं कैसा क्या होगा, तो वो जो तनाव विकार होता है उसे डिस्थीमिया कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है डिसमेंशिया, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है तो याददाश्त में थोड़ी सी विकृति आ जाना, डिसऑर्डर आ जाना, ये हो जाता है डिसमेंशिया। न्यून ध्यान विकार, यानी कि ध्यान जल्दी जल्दी भटकता है, क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, बाहर गुब्बारे वाला निकला उसी को देखने लग गए। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान जल्दी जल्दी भटक जाता है। स्वलीनता मतलब स्वयं में ही लीन, स्वयं में ही गुम रहना, तो ये क्या हो गया, स्वलीनता हो गई। डिस्प्रैक्सिया, लिखने, पढ़ने, गणना करने या फिर चित्रांकन से जुड़ी हुई विकृति जो होती है वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आती है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण संबंधी अक्षमता, यानी कि कोई चीज़ देख रहे हैं, देख करके भी नहीं सीख पा रहे, देख करके भी सामने से देख करके सिखाया जा रहा है फिर भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी सीखने में अक्षम है। ठीक है, इसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी का मतलब, ऑडिटरी जहाँ पर वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है सुनने से संबंधित होता है। तो सुनने संबंधी यानी श्रवण संबंधी जो क्षमता होती है वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगी। हकलाना, जैसे कि कोई एक वर्ड है प्रोनाउंस करना है, उसमें काफ़ी लंबा समय ले रहा है उसको प्रोनाउंस करने में। ठीक, तो ये हकलाना हो गया। तुतलाना हो गया, जैसे कि कल को तल बोल रहा है, ठीक है, मतलब एक वर्ड को दूसरा वर्ड बोल रहा है, का को ता बोल रहा है, ठीक है, या अड़ा को रा बोलना, रा को अड़ा बोलना, इस टाइप से ये तुतलाना हो गया। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार यानी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिव डिसऑर्डर, इंद्रियों के मध्य समन्वय स्थापित न कर पाना। ठीक, ये जैसे कि कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी कार्य होता है, सारी इंद्रियों का मिला जुला एक परिणाम होता है कह सकते हैं, तो उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता इंद्रियों के बीच में। डिसऑर्थोग्राफिया, ये वर्तनी संबंधी हो जाता है, जैसे कि कुछ भी पढ़ने को दिया गया, जैसे लिखा हुआ है लकड़ी को लड़की पढ़ रहा है, या लड़की लिखा है लकड़ी पढ़ रहा है, या कहा गया कि कॉपी में लकड़ी लिखो तो उसको लड़की लिख रहा है। कहने का मतलब वर्तनी संबंधी, जहाँ पे वर्तनी संबंधी आ गया, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे वो लिखने में हो, तो उसे डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, वो सारे कवर हो गए हैं। ठीक, तो आज आपका ये जो टॉपिक है पूरा ये कंप्लीट हो गया समावेशी शिक्षा का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि केवीएस और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र स्तर पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे ही कोई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी आती है, कोई नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा केवीएस और सुपर टेट की तैयारी भी मैं कराती हूँ, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराती रहती हूँ, बुक्स वगैरह के बारे में भी रिव्यूज़ देती रहती हूँ। और भी आपकी जो भी फीडबैक हो वो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मैं किस तरह से जो है थोड़ा सा और आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, जो भी मैटर आपको नहीं मिल रहा है वो प्रोवाइड करा सकूँ। और इसके पेडागोजी के कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट कंसर्न स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सुपर टेट में भी आएगा और साथ ही साथ केवीएस में भी आएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे। पता नहीं कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिल जाए। और तैयारी में बिल्कुल भी पीछे ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैटर पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझें, अलग अलग जगह से पढ़ें, अलग अलग सोर्स से पढ़ें। जितना आप खुद से मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सफल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।